जायश इन बड़ी बड़ी झील सी आंखों में डूबकर उभरा। ऐसी मदहोशी जो कभी जिस्मो जान पर तारी नहीं हुई, ऐसी बेखुदी जो इसकी जान का आज़ाद बन गई थी। ख्वाहिशें पूरी तरह बेदार हो गई। हरीम को अंदाजा होते ही कि वो किस कदर खतरनाक सूरत हाल में फंस चुकी है, इसकी रूह कांप गई थी। पीछे हटो, छोड़ मुझे। वो उसकी गिरफ्त में माही बेआब की तरह फड़फड़ती खुद को आज़ाद करने की तगो-दो करने लगी। एक मर्तबा फिर जायश के माथे पर बिल्लों का जाल बिछ गया, मगर वो पर सुकून सा इसका बेमकसद का एहतजाज देखे गया। तब जायश ने इसे बाजुओं से दबोचा था। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये फजूल सी कोशिशें तुम्हें मेरी गिरफ्त से आज़ाद कर सकती हैं? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। वो अब मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। हरीम फूट फूट कर रोने लगी। वो इसकी आंखों से बहते आंसू अजीब निगाहों से देखे गया, मगर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। इसकी गिरफ्त में नरमी आई तो हरीम ने बहुत अचानक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया और तेजी से बेड से नीचे उतरी थी। जायश भी जा रहा न तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ा, क्योंकि वो भागकर इस जिंदान का दरवाज़ा खोल देना चाहती थी। जायश ने इसे बाजू से दबोच कर अपनी जानिब खींचा था, दूसरे हाथ से इसका जबड़ा हाथ में दबोचा। मेरी जान, अगर तुम्हें ये लगता है कि आज तुम सरदार जायश जहांगीर की गिरफ्त से आज़ाद हो सकती हो, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। कहते ही जायश ने इसे वापस बेड पर फेंका था। देखो, मैं कह रही हूं ना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। खुदा के लिए ऐसे मत करो तुम। अब बोलो। वो बोल ही रही थी कि जायश ने उसके ऊपर झुकते फिर से इस पर काबू पाया था। उसका जबड़ा दबोच कर वो इसके कान में रहा। अब बोलो। इज्जत दो मुझे, तो इज्जत और नरमी से पेश आऊंगा, नहीं तो मौत की दुआ मांगोगी सुबह। इस कुर्बत में जाने क्यों, मगर सुकून था, राहत थी। एक सरवर था जो रगों में गर्दिश करने लगा था। वो पूरी तरह अपने होश खो बैठा था। इस वक्त इसे कुछ भी याद नहीं था वो इस तक कैसे पहुंची थी, इसकी दस्तरस में कैसे आए, बदला इंतकाम कुछ भी याद नहीं था। वो खुद ही सब कुछ भूल जाना चाहता था। उसे दिल में एक गिल्ट सा फेल हो रहा था। तभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाया। वो जानता था इस सब में इस मासूम का कोई कसूर नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि हरीम को अपने दुश्मन से छीन ले। तभी वो सब कुछ भूल गया। अंजाम की परवाह किसे रही थी। वो इस वक्त इस रिश्ते में खो गया था। याद था तो बस इतना कि वो इसकी बीवी थी, इसकी मलकियत। ये रिश्ता जायज था, ये ताल्लुक हलाल और पाकीज़गी भरा था। इतने बरसों बाद सरदार जायश जहांगीर के साथ ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो बहुत बुरी तरह किसी औरत की जानिब माइल हुआ था। दुनिया भला कर उसे अपना लिया था। इसके साथ इस रिश्ते और वजूद की कशिश ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। तभी वो ना चाहते हुए भी अपनी हद पार करता उसे हासिल कर गया था। यह तलब बहुत अजीब थी जो पूरी होकर भी पूरी नहीं हो पा रही थी। वो आंखें मूंदे अब पर सुकून सा बेड पर नीम दराज था। आंखों से बाजों हटाकर जायश ने अपनी बाहों में मौजूद इस टूटे बिखरे वजूद को बुरी तरह सिसकियां भरते देखा। इसके साथ जो हुआ वो इंतहाई गैर मुतवक्के और बहुत बुरा था। वो ज़िल्लत के एहसास से बुरी तरह अजियत से तड़प रही थी। जायश ने इसके मुसलसल बहते आंसुओं को मलाल भरी निगाहों से देखा। वो जो कुछ इसके साथ कर चुका था, इस वक्त बेदर्दी से इसके बहते आंसुओं से जायश को खुद पर मलाल सा हुआ। वो हिचकियों से रो रही थी। खामोश हो जाओ, ऐसी भी कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी है। जो हुआ है शादी के बाद यही होता है। क्या भूल गई कि आज दिन में तुम्हारी शादी हुई है मुझसे? जायश का लहजा सादा था। शायद अपनी दानिस्त में वो इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके रोने में इजाफा ही हुआ। तब उसे चुप करवाने के आखिरी हरबे के तौर पर उसने हरीम का चेहरा थामकर उसे अपनी जानिब घुमाया था। मैं सुनना चाहता हूं, मगर तुम्हारी ये सिसकियां मुझे फिर से अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। क्या चाहती हो फिर? जायश के लहजा बेलचक था। हरीम ने माही बेआब की तरह तड़पते अपने दाएं हाथ की पुश्त से बहुत तेजी से अपने आंसू साफ किए थे, जैसे कहना चाहती हो कि अब नहीं रोऊंगी। गुड गर्ल,
जायश ने इसका गाल थपथपाया और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। हरीम ने इसकी जानिब से अपनी करवट बदली और अपने होठों पर सख्ती से हाथ जमा लिया। वो काफी देर आंखें मूंदे यूं ही लेटा रहा। वो जानता था वो अब भी रो रही है। सिसकियां सुनाई देना बंद हो गई थीं, मगर वो ये भी जानता था वो अब भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है कि इसका वजूद भी जैसे ज़लज़लों की जद में था। काफी देर के बाद जायश ने आंखों से बाजों हटाकर उसकी पुश्त को देखा। वो थक हार कर जैसे अब आखिरकार सो ही गई थी। जायश ने एक सर्द तवील सी सांस अपने सीने में खींची। खुद पर हैरत दर हैरत थी। वो इतना कमजोर तो हरगज नहीं था कि किसी कमजोर लम्हे की जद में आकर कुछ कर गुजरता। वो चट्टानों जैसे इरादों का मालिक एक मजबूत तरीन मर्द था, मगर आज क्या हुआ था कि उसने खुद को रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। इंतकाम तो कम अज कम बिल्कुल नहीं था कि अगर ऐसा होता तो कुछ भी सोचे समझे बगैर आज दिन में ही वो अपने इरादों को पाया तकमील तक पहुंचा देता। तो फिर इससे क्या हुआ था? जायश ने एक भरपूर नज़र फिर इस नाजुक से वजूद पर डाली। बस साबित हुआ कि इस वजूद की कशिश ने इसे दुनिया भला दी थी। इसने जायश को बुरी तरह अपनी जानिब माइल किया था। इसकी रग़बत ने जायश को हर हद पार करने पर उकसाया था। ये सोच सोचते ही रगों में सरवर और सुकून दौड़ने लगा था। आंखें मूंदती गहरी नींद में जाने से पहले इसके दिल और दिमाग में बस एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या वाकई वो इसे कल या परसों वापस भेज पाएगा। गहरी नींद में जाने से पहले दिल ने दिमाग के कान में धीमी सी सरगोशी की थी। नहीं, सुबह जायश की आंख जिल्द खुल गई, क्योंकि जमीनों पर जाने की वजह से उसे सुबह खेजी की आदत थी। वो उठा और बेइख्तियार निगाह अपने पहलू में पड़ी हरीम पर डाली। इसकी निगाहों में अब इंतकाम बदले की लपक के बजाय एक नरमी थी। वो जो रात रू रू कर सुई थी, जायश नहीं चाहता था उसकी आराम में खलल पैदा हो, तभी बगैर आवाज किए उठा और ड्रेसिंग से अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम चला गया। वो फ्रेश होकर गीले बालों में हाथ फेरता बाहर आया तो वो सो रही थी। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि बाहर निकलने से पहले उसे एक नजर देख ले। वो तैयार हुआ। सरदार जायश, जहांगीर तुम्हें हो क्या रहा है? उसने सर झटका। मुकम्मल तैयार हुआ। ड्रेसिंग मिरर से बार बार निगाह बेड की जानिब उठ रही थी, मगर वो बेहिस्सो हरकत लेती हुई थी। ऐसे बगैर हिले जले भला कौन सोता है? वो झंझलाया। रीकिंग से अपने शूज निकाल कर पहने और तेजी से बाहर निकल गया। वो 9 से 10 बजे के करीब हवेली वापस लौटा था। कदम तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ रहे थे जब लाउनिज से गुजरते रफीक ने इसे पुकारा। सरदार जी। वो रुका। उसने हुनकारा भरा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। रफीक अटक अटक कर बोला तो जायश ने मुड़कर उसे देखा, जो कल निकाह के बाद पूरी रात जाने कहाँ गायब रहा था। जायश अब कमरे में जाते जाते कुछ सोच कर लाउनिज में सोफे पर बैठ गया। सरदार जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? इम्तियाज ने आकर पूछा। कमरे में जाओ, बीबी से पूछो वो क्या खाएंगी, उसकी पसंद से बनो ब्रेकफास्ट, जायज ने कहा तो इम्तियाज की आंखें हैरत से फैल गई, मगर वो इसके माथे की तेवरी देख वहां से खिसक ली थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? वो रफीक की जानिब मुतवज्जे हुआ। रफीक इसके सामने खड़ा थर थर कांप रहा था, जबकि वो सर दो सपाट चेहरा लिए सोफे पर टांग रखे गहरी निगाहों से रफीक को देखे गया। तुमने कुछ कहना था रफीक, अब जल्दी बोलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैंने हॉस्पिटल भी जाना है। सरदार जायश, जहांगीर ने दांत पेसकर कहते अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखा था। सरदार जी, मुझे माफ कर दी। रफीक ने इसके सामने अपने हाथ बांधे। जायश ने इसे देखा और कड़े तेवर लिए। अगर रफीक इससे इस तरह मुआफी मांग रहा था तो जाहिर सी बात थी कि कोई मामूली बात तो नहीं होगी। सरदार जी, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत लड़की उठिल्ला। ये हरीम अनाबिया बेबी के मुजरिम फैजान नदीम की बहन नहीं है, ये तो कोई और लड़की थी। व्हाट दी एल रफीक? जायश ने सेकंड्स में लपक कर उसका गिरबान दबोचा था। गम, गुस्से और सदमे से पागल होते उसने रफीक को खूनखार निगाहों से घूरा। तुम होश में तो हो? जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो?
वो हल्क के बिल चलाया था। आसमान सर पर टूटना और पैरों तले से जमीन सरकना क्या होता है, सरदार जायश जहांगीर को अभी अभी पता चला। बदकिस्मती से ये सच है सरदार जी, वो रोते हुए बोला था। जायश ने इसे खुद से दूर फेंका। धमाके की आवाज से रफीक शीशे की टेबल पर गिरा और टेबल उलटकर चिकनाचूर हो गया। इससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खुला दूं, दफ हो जाओ यहां से। वो फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर चलाया तो रफीक तेजी से वहां से निकला। जायश अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ता जमीन पर दोजानों बैठता चला गया। इसका इंतकाम और उसका बदला इसके मुंह पर मारा गया था। अगर उसकी बहन बर्बाद हुई थी तो आज वो खुद एक घिनौने अमल का मुर्तकिब होते सफाकी और जुल्म बर्बरियत की इंतहा पर खड़ा था, जिसके बदले ने एक मासूम की हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो काफी देर वहीं जमीन पर बैठा रहा। दिमाग से जैसे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी कि वो जब से यहाँ आई थी वो इससे अंधों की तरह बदसलूकी किए गया। एक मर्तबा तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की कि इस मासूम जान से इसकी कोई दुश्मनी निकलती भी है कि नहीं। जायश ने इस पर हाथ भी उठा दिया। वो तो इस इंसान को मर्द ही नहीं समझता था जो किसी कमजोर नाजुक वजूद पर हाथ उठाते थे। वो अब खुद इस फेल का मर्तकब हो चुका था। उसने तो अपने भाई का नाम भी बताया था मगर जायश ने सुना ही नहीं। उसने सच्चाई बताने की कोशिश की मगर जायश ने अपने हिस्से में पागल होकर उसकी बातों पर कान ही नहीं धरे। इसलिए तो गुस्सा हराम है जो सोचने समझने की तमाम सलाहियतों को सल्ब कर देता है। इसने भी कुछ नहीं सोचा था। वो धीमे कदमों से उठा और जाकर स्टडी रूम में घुस गया। इसके गुस्से ने इससे बहुत बड़ा जुल्म करवा दिया था। ये क्या कर दिया सरदार जायश जहांगीर, उसने अपना सर थाम लिया था। पूरा एक दिन एक मासूम बेकसूर वजूद को नाहक तख्ता मश्क बनाए रखा। उसे खुद से निकाह पर मजबूर किया और सबसे बड़ी बात गुज़िश्ता रात को इसकी मर्जी के खिलाफ वो सब करना। जायश अपनी जगह से उठा और गम और गुस्से से बेहाल स्टडी टेबल की चीजें जमीन पर फेंक दे। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। सीने में वहशतों के उबाल उठने लगे। खुद से भी घन महसूस होने लगी। वो फरिश्ता नहीं था, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मगर वो तो एक बेगुनाह को रौंद कर गुनाह का मर्तकिब हुआ था। रफीक, वो धारा। रफीक, किधर मर गए हो अब? वो फिर हल्क के बिल चला। तब रफीक हांफता कांचता स्टडी रूम में दाखिल हुआ। मालिक के गुस्से का खौफ इसके चेहरे से आया था। वो जानता था इसका मालिक हरगज ऐसा नहीं है जो यूं किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, यूं किसी मासूम को रौंद डाले। वो तो अपनी जमीनों पर हवेली में भी बेज़बान जानवरों तक से हसन सलूक कायम करने का कायल था। यहाँ तो एक जीती जागती जिंदगी की मासूमियत, खुशियां, नेक नामी निगल ली गई थी। जी सरदार जी, रफीक ने कांपते हुए इसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया, जो टूटी बिखरी हालत में टेबल पर दोनों हाथ जमाए आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रहा था। इसके मुतवज्जे करने पर जायश ने लपक कर फिर उसका गिरेबान दबोचा। क्यों किया ऐसा? रफीक, तुम्हारी वजह से जानते हो मैंने क्या किया। इस गिल्ट के साथ मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा, अपने किए का कैसे अजाला कर पाऊंगा, बताओ मुझे। वो चलाया। मुआफ कर दी सरदार जी, वो फिर से हाथ जोड़कर रोने लगा। मगर जायश का दिल किया उसे मार मार कर उसकी हड्डियों का सरमा बना दे, मगर अब गुस्से में गलती पर गलती तो नहीं करना चाहता था। तभी इसे एक जानिब झटक कर वो फिर से रॉकिंग चेयर पर आ बैठा। ये सब कैसे पता चला? मुझे तफसील बताओ। सरदार जी, मैंने इसकी मौजूदगी का पता चलाने के लिए इसके घर के आसपास अपने बंदे छोड़े हुए थे। फिर पता चला पार्लर से दुल्हन भी घर पहुंची है और खैर वाफिद से शादी भी हो गई है। मुझे अजीब लगा तो खुद पता करने गया। तब पता चला कि पार्लर में 2 हरीम की बुकिंग थी, एक फैजान की बहन की, दूसरी बीबी जी की। हम गलती से बीबी को ले आए। फैजान के घर जाकर पता किया तो तस्दीक हो गई कि उसकी बहन की रुखसती हो गई है। रफीक ने अटक अटक कर बताते अपना सर झुका लिया। जायश ने अपना सर थाम लिया। सरगर्मी के घर वालों का अता पता किया। फिर जायश को अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई। जी सरदार जी,
बीबी जी के भाई की शादी थी। काफी नेक और शरीफ घराना है। भाई का नाम इमाद है, बाप का नाम यूसुफ ही है जो निकाहनामे में वल्दियत के खाने में लिखवाया गया। रफीक की आंखें जमीन में गड़ गई थीं। इसके आईडी कार्ड पर वालिद का नाम यूसुफ था, लेकिन मुझे लगा कि वो अपने भाई का नाम जानबूझकर गलत बता रही है। जायश ने खोए खोए लहजे में कहा कि काश वो इसके कहने पर एक मर्तबा ही सही तस्दीक तो करवा लेता। काश, मगर गुस्से का गुबार छुट जाने के बाद जब मनाजिर वाज़े नजर आए तो इंसान जो कुछ भी बिगाड़ चुका होता है वो अपने किए का मुदावा नहीं कर पाता। यही सरदार जायश जहांगीर के साथ हुआ था। वो अभी कुछ और कहता सुनता जब इम्तियाज हांपती कांपती दाखिल हुई थी। सरदार जी, क्या हुआ है? क्या बात है? जायश किसी अनहोनी के होने के ख्याल से बेचैन होकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो सरदार जी, बीबी जी को कुछ हो गया है। मैंने बहुत आवाज दी मगर वो जाग नहीं रहे। वो होश में नहीं आ रहे हैं। वो धड़ा था। जायश का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो इम्तियाज के पहलू से गुजरता बहुत तेजी से अपने कमरे की जानिब भागा था। रफीक और इम्तियाज भी घबराकर उसके पीछे ही निकले थे।